ओके। जोहार, जयमल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले 8 महीने से देश का किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। आंदोलन का मुद्दा यह है, किसानों की मांग यह है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के पीरियड में 26 जून 2020 को 3 कृषि कानून लाए। किसानों का कहना है, किसानों का मानना है कि इन तीनों कृषि कानूनों से किसानों की जमीन जाएगी, उन पूंजीपतियों को फायदा होगा और देश का जो किसान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। खेती किसानी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा आरोप है, ऐसा किसानों का मानना है। तो दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि ये कृषि में सुधार लाने के लिए कानून बनाए गए हैं। पिछले 8 महीने से यानी 26 नवंबर 2020 से देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर है। दिल्ली के अंदर भी उन्होंने आंदोलन किए। 26 जनवरी को दिल्ली को उन्होंने घेरा हुआ है और वो कह रहे हैं कि सरकार से कह रहे हैं कि इन तीनों कानूनों को सरकार वापस ले और एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाया जाए। लेकिन सरकार ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के साथ किसानों की 11 दौर की बातचीत हुई, उसके बावजूद भी हल नहीं निकला। 200 से ज्यादा किसानों की अब तक मौत हो चुकी है अलग अलग बॉर्डर पर। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप का, लेकिन वो भी के पक्ष में है, ऐसा ही दिखाई दिया। जो कमेटी बनाई गई, कमेटी के एक सदस्य ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया और उन्होंने कहा कि मैं किसानों के विरोध में नहीं जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले का हल निकालने में असफल नहीं हो रही है। ऐसे में ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा? 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है, विधानसभा के। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। उसमें किसान आंदोलन का क्या परिणाम होगा, क्या भूमिका रहेगी? और किसानों का जो एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, वो भी इसमें लगातार आंदोलन कर रहा है। जब से ये तीनों कानून केंद्र सरकार ने लाए, उसी वक्त से उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। अलग अलग चरणों में उन्होंने देशव्यापी आंदोलन किया था। ऐसे ही राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर राम सुरेश वर्मा जी हमारे साथ है। मैं उनका एमएन टीवी पर स्वागत करता हूं। इसके अलावा एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर भी हमारे साथ है। हम दोनों मिलकर राम सुरेश वर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन किस प्रकार से चला है और अभी आगे भविष्य में आंदोलन का रूपरेखा क्या होगी, किस दिशा में आंदोलन जाएगा। वर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 8 महीने से किसान सड़कों पर है, आपका भी यानी राष्ट्रीय किसान मोर्चा का भी बनाने में बड़ा योगदान रहा है अलग अलग जिलों में, यानी अवसर दिया। तो ये आंदोलन सही दिशा में चल रहा है और इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा समय समय पर किसान आंदोलन को ताकत देता रहा और मैं भी सिंघू बॉर्डर पर 53 दिन डटा रहा। जो भी किसान आंदोलन के द्वारा निर्णय लिए गए, हम लोग संवैधानिक कानून के तहत इसका समर्थन किए। मगर जो अडानी अंबानी किस 27 और 11 ये जो बिकी हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, ये बार बार इसे क्षेत्रीय आंदोलन खालिस्तानी बताने की कोशिश किया, पूरा प्रयास किया। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के शामिल होने की वजह से ये क्षेत्रीय आंदोलन घोषित करने में बेनकाब हुए। और मेरा ये मानना है कि इस आंदोलन को और ताकत देने की जरूरत है और जब तक ये संख्या इसमें ज्यादा नहीं किया जा सकता है तब तक सरकार झुकने वाली नहीं है। आंदोलन सही दिशा में चल रहा है और आने वाले समय में भी और बेहतर चलेगा और इससे सरकार पर बहुत छिछिलेदर हो रहा है। इस आंदोलन से मेरा मानना है कि ये सरकार झुकेगी और काला कानून वापस लेगा। इसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं और ये आंदोलन बेहतर चल रहा, चलेगा।
जी, अभी किसान नेताओं की तरफ से, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी तरफ से, विपक्षी दलों के जो सांसद है उनके लिए व्हिप निकाला गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 20-22 दिनों की समांतर संसद चलाई गई, किसान संसद चलाई गई। महिला किसान जो है उन्होंने भी उस किसान संसद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि 2 दिन अलग से महिला किसान संसद चलाई गई। इसके बावजूद भी सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है, सरकार उन बातों को नहीं मान रही है जो किसानों की मांगे है। 11 दौर की बातचीत में भी ये नहीं हुआ है और अभी भी विपक्षी दलों के जो सांसद है उनके लिए व्हिप जारी करने के बाद भी ये मामला अभी भी उसका हल नहीं निकला है। तो ऐसे में इसका कैसे हल निकलेगा? ये संसद के समानांतर जो किसानों का संसद चल रहा है जी, मेरा मानना है कि जो ये किसानों का 200 के लगभग 22 जुलाई से ये संसद लगाए हैं जंतर मंतर के पास, तो इस जो ये किसान है वहाँ, ये बड़े काश्तकार हैं, बड़े जोतदार हैं। इसमें मध्यम वर्गीय किसान नहीं है, खेतिहर मजदूर नहीं है, मजदूर मजलूम नहीं है, इनको शामिल करना होगा। और ये 40 सदस्यीय जो किसानों संगठनों का इस दल है, ये 41 नहीं किए। मेरा मानना है कि कम से कम सैकड़ों में देश में संगठन चलते हैं किसानों के, और पूरे देश के किसान संगठन ये इसमें शामिल नहीं किए जा रहे हैं। जब से 40 सदस्यीय कमेटी बनी है, 40 का 41 नहीं किया गया। मेरा मानना है कि इसमें जो भी भारत के संगठन किसानों का है उनको शामिल कराने का पहल इन लोगों को करना चाहिए, संख्या बल बढ़ानी चाहिए। अभी संख्या बल का यहाँ अभाव है, 0.2% संख्या बल है, इसलिए सरकार मान नहीं रही है। और जहां तक कि ये विपक्ष हो या सरकार हो, दबाव बनाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए ये मजबूत ताकत होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए प्रेशर के लिए। ये शक्ति का अभाव है। तो मैं इसलिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा इसे देशव्यापी ताकत देने के लिए ये 8 से 10% देश के पॉपुलेशन का ताकत लाने के लिए हम काम कर रहे हैं, और ये ऐसा भविष्य में होगा। ऐसा 40 सदस्य के जो कोर कमेटी में रखे गए किसान नेता, उनसे मेरी अपील है कि अधिक से अधिक संगठनों को शामिल किया जाए। तो ये जो दबाव विपक्ष का बना करके सरकार को झुकाना चाहते हैं, तो ये विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है कथित रूप से, और सरकार, ये दोनों का मंशा एक है। तो विपक्ष पर दबाव बना करके ये काला कानून वापस नहीं लिया जा सकता है। इसमें देश के किसानों को, मध्यम किसानों को, ये खेतिहर मजदूरों को, मजलूमों को शामिल करा करके सरकार और विपक्ष पर दबाव बना करके काला कानून वापस लिया जा सकता है। मैं ऐसा कर रहा हूँ और ये भविष्य में होगा। वर्मा जी, जैसे आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन कुछ बॉर्डर एरिया के ही राज्यों में हो रहा है, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसान उसमें आ रहे, ये आरोप तो मीडिया के द्वारा भी लगाया जा रहा है, सरकार भी इसी तरीके से बात कह रही है। और आप जो ये कहते हो कि आप इसे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बना रहे हो, तो इसे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा ऐसा क्या किया गया है जिससे ये राष्ट्रीय स्तर का बन गया है? राष्ट्रीय स्तर पर हमने इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए, वैसे तो ये जो 26 नवंबर से ये आंदोलन दिल्ली पर चल रहा है, इसके पहले हम 16 अगस्त से 560 जिला मुख्यालयों पर ये राष्ट्रपति को कलेक्टर के जरिए नोटिस दिया था, और फिर हम 550-60 जिलों पर हमने सांसदों का पुतला दहन करवाया था, और फिर 14 सितंबर को हमने ये जो 4120 विधायक हैं उन विधायकों को सबक सिखाने के लिए और ताकत किसानों के हौसला में अफजाई हो, इसके लिए विधायकों का भी पुतला दहन कराया था। और 30 अक्टूबर को ये हमने जो कानून बनाए सितंबर माह में, राज्यसभा के सदस्यों का भी पुतला दहन करा करके आंदोलन किया था। तो बड़े पैमाने पर देश में जागृति आई है,
किसान जुड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जो घिरा हुआ क्षेत्र है किसान नहीं निकल रहे हैं। इसके लिए हमने आगामी रणनीति बनाया है। अभी 16 अगस्त को 560 जिला मुख्यालयों पर रोड रैली प्रदर्शन करने के लिए गांव-गांव में तैयारी कर रहे हैं। ये वाकई में गांव में जाकर के ताकत बनाने का काम किया जा रहा है। वो लोग भी कर रहे हैं 40 सदस्य वाले, लेकिन जितना होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है। अगर ये अधिक से अधिक संगठन एक साथ मिलकर के काम करते और कोर कमेटी में राष्ट्रीय किसान मोर्चा को भी लेते, तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा का भौगोलिक नेटवर्क, सोशल नेटवर्क भारत के 31 राज्यों में है, 562-63 जिलों में है, तो ये बड़ा फायदा होता है। ऐसा उन लोगों का ना करने की वजह से जो मैं कह रहा हूं कि अभी ताकत कम है, मैं ऐसा इस प्रकार से बता रहा हूं। जी, अभी और सरकार क्या आरोप लगा रही है, मीडिया क्या आरोप लगा रही है, वो तो निराधार लगाएगी, सरकार के पक्ष में ही काम करेगी। जी बिल्कुल। अभी इस साल में ही पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ और 5 राज्यों के चुनाव हुए, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी का भी चुनाव हुआ, असम उसमें था। अगले साल यानी 2022 को और 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश के माने जा रहे हैं। जो पिछले साल 5 राज्यों के चुनाव हुए, उन चुनावों में या इस साल जो शुरुआत की साल के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में किसान आंदोलन का परिणाम हमें देखने को मिला। खासकर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जो थे, उन्होंने भाजपा को हराने की बात कही थी। आज भी अभी भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने की बात संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय किसान मोर्चा की उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या भूमिका रहेगी? किसानों का भूमिका, बेहतर भूमिका बिहार के पश्चिमी बंगाल के चुनाव में रहा। वहां भाजपा सरकार बनाने के लिए जो एक सुर में मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार हम बनाएंगे, किसानों ने वहां बड़े पैमाने पर भाजपा को रोकने का काम किया और भाजपा रुकी। और वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी भाजपा से किसान असंतुष्ट है, बड़े किसान भी असंतुष्ट है, मीडियम किसान वाले बहुत ही असंतुष्ट है और खेतिहर मजदूर वाले बहुत ही भयंकर उनके अंदर क्रोध है, ज्वाला भड़क रहा। मजदूरों का जो 29 लेबर एक्ट है में संशोधन करके मजदूरों को नाश करने का मामला बना है, तो हर जगह से असंतुष्टि है। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने का जन जन से आवाज निकल रही है कि भाजपा हराना है, भाजपा हराना है, भाजपा को हराएंगे। और इसमें राष्ट्रीय किसान मोर्चा का कहना है कि भाजपा बहुत ही मजबूत हो गई है। भाजपा को हराने के लिए ये छोटे छोटे दलों के ऊपर किसानों मजदूरों का प्रेशर बढ़ रहा है कि अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे तो ये भाजपा का हारना नामुमकिन है, क्योंकि इनके पास ईवीएम जैसा एक बहुत बड़ा हथियार है जो जरूरत भर को वोट भी चुरा लेती है और इनके अंदर तोड़ने फोड़ने का बड़ा कला है। तो ऐसी स्थिति में सारे लोगों को संगठित होने का हम लोग संदेश दे रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये आवे, हम लोग तैयार है भाजपा और गैर कांग्रेसी सरकार बने, क्योंकि कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस और यूपीए एनडीए का एक ही विचार है, एक ही उद्देश्य है। ये कांग्रेस ने लाया, इन लोगों ने पूरा कर दिया। तो इसलिए ये किसानों का प्रेशर बहुत बड़ा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा हारेगी और भाजपा गैर कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है और बनाएंगे, किसान लोग ऐसा करेंगे। वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि बंगाल में किसानों ने बीजेपी को हराया, तो ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन मुद्दों के आधार पर किसानों ने बीजेपी के विरोध में भूमिका ली? कौन से ऐसे प्रचार के मुद्दे थे? अभी बीजेपी को ये जो 3 काले कानून के विरोध में ये वापस लेने का, हाँ, राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने, नहीं, बंगाल की बात मैं कर रहा हूँ वर्मा जी। बंगाल के चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे चर्चा में जो आए जिसकी वजह से किसानों को लगा कि नहीं, हमको इस बार बीजेपी का विरोध करना है और बीजेपी को
बात करना, टिके जी वहां पर गए थे, किसानों के संगठनों के नेता वहां गए थे, उन्होंने रैलियां भी की थी। तो क्या मुद्दे थे प्रचार के? ये प्रचार में जो ये भाजपा मिथ्यावाद पर झूठा इनका एजेंडा था, सारे एजेंडों का खुलासा किए और जो वादा किए थे 14 में, चाहे वो कर्ज माफी का रहा हो या आमदनी 1.5 गुना करने की रही हो या स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का रहा हो, ऐसा तो 14 से लेकर 19 तक नहीं किए, 19 के बाद भी नहीं किए। ये सारे मुद्दे को उन लोगों ने वहां जनता के बीच में जा करके बताया और ईवीएम का एक मुद्दा छोड़ दिए थे कि ईवीएम को हटाए बगैर ये हम लोगों का राज नहीं आ सकता है, ऐसा भी जोड़ना चाहिए था। लेकिन जो भी मुद्दे किसानों का जो थोथा वादा बीजेपी ने किया था और किसानों के महंगाई बढ़ाया, किसानों के लिए ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है उस पर नहीं किया और जो तीनों काले कानून में है जो खामियां कमियां है उसको वहां उन लोगों ने उजागर किया और तरह तरह से अपना प्रदर्शन किया। जो भी इनका घोषित प्रदर्शन था वो बड़े स्तर पर उन लोगों ने किया। बीजेपी वहां आती लेकिन नहीं आई, ये किसान आंदोलन का बहुत बड़ा रोल है। अभी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वेस्टर्न यूपी है, उसी एरिया में किसान आंदोलन का प्रभाव दिखाई देता है। जितनी महापंचायतें हुई, जितने नेता भी आ रहे वो ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। तो क्या पूर्वांचल में या मध्यांचल जोन के किसानों को इन काले कानूनों के विरोध में लड़ने की कोई मंशा नहीं हो रही? नहीं, वास्तव में ये उधर भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी का वर्चस्व ज्यादा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5, 7, 8 जिलों में। तो वहां उनके जाट समुदाय के लोग ज्यादा है। आज का पॉलिटिकल और किसानों का जाति आधार बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा है वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी का संगठन है, NT, DNT, BJT का संगठन है। ये अपने हिसाब में पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आपको मैं बताऊं कि 11 नवंबर 2019 से किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा हम निकाल करके पूरे उत्तर प्रदेश में हमने अभियान चलाया था। आज हम लोग भी अभी वो लोग पश्चिमांचल में कर रहे हैं, लेकिन हम पूर्वांचल पश्चिमांचल पूरे प्रदेश में 75 जिले के हर जिला मुख्यालय पर 16 तारीख को ये जरा आक्रोश रोड रैली प्रदर्शन करके बहुत बड़ा जागृति का काम करने जा रहे हैं और करेंगे। और ये इसका रिजल्ट आएगा, बीजेपी रुकेगी, गैर कांग्रेस और बीजेपी का ये अपने बहुजनों का एक किसानों के सहयोग से सरकार बनेगी। ये बहुत ही अच्छा जागृति होगा। अभी मंत्रिमंडल के विस्तार में मोदी जी के द्वारा कुर्मियों के, पटेलों के नेताओं को केंद्र में सत्ता दी गई। अनुप्रिया पटेल जो मिनिस्टर नहीं बनाई गई थी उनको मिनिस्ट्री दिया गया। 2-3 पटेलों को भी वहां पर उत्तर प्रदेश के ही कुर्मियों को वहां पर उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो ये जो कुर्मी जाति जो है, जो बड़ी किसान मानी जाती है, तो वह अगर सत्ता में जा रही है तो क्या वो जो पटेल है, जो कुर्मी है, चौधरी जो है वहां पर के, क्या वो किसान आंदोलन के विरोध में है और इन काले कानूनों का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा से गठबंधन NDA से साठगांठ प्रिया पटेल का है। ये मीडिया वाले ये लोग ऐसा करते हैं क्योंकि अभी जो आज का जो OBC है पूर्व का किसान जाति है, पूर्व का किसान जाति आज का OBC है। अभी आपने इतना बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से नीट के परीक्षा में जो ये आरक्षण समाप्त करने का किया गया, तो जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और किसान मजदूर उनके साथ लग करके 20 जुलाई को धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये ज्ञापन दिए थे और दूसरे चरण का उनका आंदोलन 26 जुलाई को बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन हुआ, जिसको डर के मारे ये मोदी सरकार ने ये जो 26
26 मंत्री ओबीसी के, जिसमें मैं अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी जैसे कुर्मियों के नेता, यानी ये श्रम मंत्री जो थे वो बरेली के संतोष गंगवार जी, कैबिनेट मंत्री थे, स्वतंत्र के थे, कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, यानी एक स्वतंत्र प्रभार बराबर 2 राज्य दर्जा का। तो उनको हटा करके ये 2 बना दिए कि यानी ये कुर्मियों को इस जाल में फंसाया जाए। तो ये फंसाने का काम करते हैं। लेकिन मोदी को जब ये पिछड़ा वर्ग आंदोलन या जो ओबीसी महासभा ने ये काम किया, दबाव बना, तो मोदी जी ने अनुप्रिया पटेल और जो ओबीसी के सांसद हैं, निषाद है या जो भी है, इन लोगों को कह करके ज्ञापन दिला करके ये वाही लूटने का, ताकि कुर्मियों का वोट इसमें बना रहे। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा इनका प्रभाव नहीं है। ये आंदोलन का समर्थन नहीं किसान कर रहे हैं, कुर्मी कोयरी ये लोग, ये समर्थन, ये काला कानून वापस हो, इसके समर्थन में। जैसे अभी एमएसपी को लेकर भी एक बात चल रही थी और किसानों की मांग है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए गारंटी वाला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। तो क्या प्रधानमंत्री की संसद के अंदर बोली हुई बात पर आप लोगों का विश्वास नहीं है? केवल कानून बनाने के बाद ही एमएसपी मिलेगी या तभी आपका विश्वास होगा? देखिए, ये भाजपा के लोग और कांग्रेस के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है। इनका हेडिंग कुछ और रहता है और बीच का जो मामला है कुछ और रहता है। लेकिन हम लोग ये क्या बना रहे हैं, क्या पका रहे हैं, उसका जब बाहर आता है तब हम लोग उस पर अध्ययन करते हैं, उसको समझ कर पढ़ते हैं, तब यकीन करते हैं। ये कभी भी ये किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में ये कानून नहीं बना सकते हैं। अगर ये किसानों के पक्ष में बनाए, एमएसपी की बात कीजिए वर्मा जी, सीधा सवाल आपको पूछा गया है कि सरकार दावा कर रही है, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि एमएसपी के अंदर बोल रहे है और एमएसपी रहेगी। अब जब प्रधानमंत्री कह रहे एमएसपी की बात कह रहे, तो क्या उत्तर प्रदेश में मंडियों में एमएसपी लागू है या नहीं है? नहीं, सीधा सवाल। बड़े पैमाने पर ये लागू नहीं है। कहने के लिए है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का जो खरीदारी होना चाहिए या मंडियों में होना चाहिए वो नहीं होता। वो व्यापारी के थ्रू कागज पर इनका पूरा हो रहा है, वास्तविक नहीं हो रहा है। ये झूठा कर रहे हैं कि है, रहे, है, था, है, रहेगा। ये ऐसा नहीं है, सच्चाई नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मार्केट कमेटियों की क्या परिस्थिति है? जो एग्रीकल्चर एपीएमसी जो होती है, मार्केट कमेटियां जो है, मंडियां जो है, सरकारी मंडियां जो चलती है, उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम लोग 1 लाख करोड़ उसको देंगे। वो एकदम बिल्कुल विपरीत जो कार्य है उसके विपरीत है। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को, कम से कम किसानों को लाभ मिल रहा है। ये समझ लीजिए कि 90% वो पूंजीपति और बड़े किसानों को ही लाभ मिलता है। खतौनी होता है किसानों का। खरीद जो छोटे छोटे मेरा किसान है उनका बनिया 1500-1400 का गेहूं लेकर के उनके खतौनी पर बेचता है। कोई भी सही सिस्टम नहीं है, बिल्कुल सिस्टम नहीं है। मंडियों में भी किसान खुशहाली से नहीं बेच सकता है। ये एकदम बिल्कुल ये लोग जो कहते हो रहा है ये गलत है। लेकिन आपके पास आधार क्या है कि ये गलत है? आप तो केवल बयान दिया आपने, कोई तथ्य है, कोई आंकड़े हैं आपके पास में जिसके आधार पर ये कहा जाए, आपकी बात को माना जाए? ये हम लोग निराधार नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो ये खरीद होता है छोटे छोटे किसानों का, वो कहाँ जाता है, कहाँ बिकता है, किस मार्केट में जाता है, और घर से ही किसानों के खरीदारी हो रहा है।
90% किसान छोटे हैं जो वहां तक पहुंच नहीं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं ऑनलाइन, उनको नंबर दिया जाता है, टोकन दिया जाता है, उसके बाद भी नहीं खरीदा जाता है तो बेबस होकर के वो बनिया के हाथों में बेचते हैं। मैं गांव में जाता हूँ, गांव में पूछता हूँ, ये सारे लोग बताते हैं अगर कोई आरटीआई से सूचना मांगे तो ये देते भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये घोटाला करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। अभी 2014 हो या 19 हो, इस लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के द्वारा एक नारा लगाया गया था कि किसानों की आय 2 गुना होगी। तो उत्तर प्रदेश में ये दावा कितना सही उतरा है? अभी विधानसभा के भी चुनाव है, तो क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दुगनी हुई? दुगनी नहीं हुई बल्कि घट गया। गन्ना, उत्तर प्रदेश कमर्शियल खेती गन्ने का होता है। सबसे बड़ा गन्ना। 3-4 वर्षों से गन्ने का मूल्य बढ़ाया ही नहीं गया और लागत बढ़ गई। गन्ने का वो मूल्य जो है बढ़ाया नहीं गया। गेहूं का समर्थन मूल्य कच्छप गति से बढ़ता है, लागत भयंकर आ रहा है। तो ये आमदनी दो गुना नहीं हुआ बल्कि घटा और उल्टे उत्तर प्रदेश के किसानों के खेतों पर साढ़ बछड़ों का जो योगी के साढ़ बछड़े हैं वो चट कर जा रहे हैं किसानों के खेतों के। उसके ऊपर आएंगे। मैं वही, आप बस आय के बारे में बात कीजिए कि भाई सरकार जो दावा करती है कि किसानों की आय हमने बढ़ाई और आप ये जो कह रहे हैं कि किसानों की आय कम हुई है, तो इसमें जो अंतर दिखाई देता है उसमें तथ्य क्या है? अब मैं बता रहा हूं, सरकार कह रही है मैं खरीद भी किया और आमदनी भी बढ़ाया। आपको एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जब 5 जून 2020 के पहले कानून इनका अच्छा वाला नहीं बना था, जिससे सरकार कह रही अच्छा कानून है, किसानों के हित में है, उस समय धान का समर्थन मूल्य 1835 रुपया प्रति क्विंटल था और वर्तमान में जो खरीदारी हुई है वो 1865 रुपये का था। तो जब कानून ये समर्थन मूल्य 1835 था, कानून नहीं बना था, तो किसानों का जो प्राइवेट का सेक्टर की खरीदारी थी वो 1500 रुपये था। 1200 से स्टार्ट हुआ, 1500 रुपये 1600 पे खत्म हुआ और समर्थन मूल्य 1835 था। जब सरकार का अच्छा कानून आया तो किसानों का धान 900 रुपये क्विंटल से शुरू हुआ और 1200 पर समाप्त हो गया, यानी 600 से सीधे 1000 तक। जैसे सेंटर धान है, महीन धान है, खुशबूदार धान है, ये जब कानून अच्छा नहीं आया था तो उसके पहले ये 3000 क्विंटल के बिकते थे और जब कानून आ गया तो 2000 बिक रहा है। तो सीधे 700 से लेकर 1000 तक किसानों का घाटा हो रहा, लागत भी बढ़ा। तो कितने किसानों ने इसकी विरोध में एफआईआर की? क्योंकि कानून बनने से पहले किसानों के पास अधिकार था, अगर एमएसपी के नीचे अगर कोई बनिया, कोई व्यापारी अगर उसकी धान को खरीदता है तो किसान उसके विरोध में एफआईआर दायर कर सकता है, उसकी कंप्लेन कर सकता है। ऐसा कोई मामला हुआ कि किसानों ने इसके विरोध में लड़ाई लड़ी, कोई कोर्ट में गया, कोई केस बना? नहीं, तमाम लोग आवाज उठाते हैं तो सुनवाई नहीं होता है। एक उदाहरण मैं दे देता हूं। अंबेडकर नगर में 2009-10 का धान खरीदारी का बकाया दर्जनों किसानों का 24 लाख से ज्यादा है और इसपे कोई भी सांसद, विधायक और जो मंत्री रहे 2009 से लेकर आज तक ये नहीं है। किसान आत्मदाह तक किया, किसान तमाम बार आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, जो नहीं रहता आत्मदाह करने की नोटिस दिया तो उसे रातों रात उससे घर से उठा करके कलेक्टर के ऑफिस में पटक दिया जाता है और जबरदस्ती बुला करके समिति के सचिव को चेक दे दिया जाता है 1.5 लाख का, जो आज तक खाते में पैसे नहीं है। तो ये
अपने बचत के लिए किसान लड़ता है, कहता है, थक जाता है, सुनता रहे, जिसको लेकर हम 26 दिन तक आमरण अनशन किए थे। 5 ml मेरा खून लिया जाता था, 6 इंजेक्शन दिए जाते थे, नाकों में दम किया, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हो रहा, तो आम किसान कैसे लड़ेगा? तो ये अब निकल रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट भी इकट्ठा कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जागृति से, किसानों के आंदोलन के जागृति से ये चेतना आ रही है। जो आप कर रहे हैं, FIR भी हम लोग कराएंगे, भी प्रयास करेंगे, करना ना करना अभी तो सारा बिका हुआ है, सारा इनका ब्यूरोक्रेसी, ये थाना पुलिस सब सुनता का, लोग करते हैं, सुनते नहीं है। ये यहाँ का उत्तर प्रदेश का जो कानूनी व्यवस्था है बिल्कुल त्रस्त है। जी अभी जी बिल्कुल, बहुत सारी खबरें भी आती है कानून व्यवस्था को लेकर। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को फटकार भी लगाती है। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसा एक किसान है और दूसरा है किसान की यहाँ पर मजदूरी करने वाला, खेती पर मजदूरी करने वाला जो व्यक्ति है, उनकी भी संख्या बहुत बड़ी है, उनकी अलग समस्याएं हैं, लेकिन वो अभी तक किसानों की समस्याएं या किसानों के जो मामले हैं, जो मुद्दे हैं, वो पटल पर आ गए हैं, राष्ट्रीय पटल पर। लेकिन जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी समस्याएं, उनके मामले, उनके मुद्दे अभी तक राष्ट्रीय पटल पर नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने लोग हैं, क्या आंकड़ा आपके पास है कि इतने मजदूर है जो खेती पर निर्भर है, और उनकी क्या समस्याएं हैं? देखिए, एक्चुअल जो खेतीहर मजदूर है वो भी मजदूर के श्रेणी में है, लेकिन जिनके पास भूमिहीन है, जो संख्या बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में है, वो लोग मजदूरी करते हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। परसेंटेज में एक्चुअल आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन वो भी त्रस्त है, वो भी अब आंदोलित है। 5 किलो अनाज दे करके प्रति यूनिट अनाज देने का दावा भी सरकार करती है, उसमें भी 4 किलो से ज्यादा नहीं मिलता है। तो ये इनको बकाने का और 4 महीने में 2000 किस्त दे करके मुंह बंद करने का काम ये कर रहे हैं। फिर भी अब किसान और मजदूर सब लोग समझ रहे हैं, ये आंदोलित हो रहे हैं, जागृति का बहुत बड़ा असर है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा अब मामला बनने वाला है। 2022 में ये चुनाव में हर हाल से जिन लोगों ने किसानों को, मजदूरों को पीड़ा दिया, उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रहे हैं, और हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, ये सारे लोग जा रहे हैं। तो बीजेपी को हराएंगे, गैर कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने का लोग अब ठान रहे हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश में होगा। और 22 में इन लोगों का जो जुर्म है वो रुकेगा। क्या प्लान है आपके पास में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर? क्या प्लान है? नाराज है, केवल यही बात है कि केवल नाराज है, इस वजह से वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे? हाँ, हमारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए हमारे स्लोगन भी है, नारे भी है। वो 16 अगस्त 2021 को लगेंगे, पूरा तैयार करके रेडी है। नारे तो मोदी भी बढ़िया लगाते हैं, बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे तो बीजेपी वाले भी अच्छे लगाते। तो बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार भाजपा सरकार हमने ला दिया। और कांग्रेस स्लोगटी से डेमोक्रान देकर हमें मारती थी। ये स्पीड से नुआन एक रासायनिक तत्व है, नुआन नुआक्रान, ये तीव्र गति से 4 घंटे में कीड़े को मार गिरा देती है। वही कर रहे हैं। नारा दिखा अच्छा था, लेकिन हमारा नारा असरदार होगा जो 4 घंटे से पहले बीजेपी को गिराएगा, ऐसा मेरा यकीन है। हम लोग समय समय पर आंदोलन के नारे ने ही सरकार को बदला है। तो किसान का नारा हमेशा कामयाब रहा है। ये सरकार किसान विरोधी है, ये मजदूर विरोधी है, तो हमारा नारा भी सरकार विरोधी होगा। ये अभी तक तो बहकाने में हम लोग आए, तो जो बहकाए वो पूरा नहीं किए, ना 15 लाख ये खाते में डाले,
ना तो ये हमारे शिक्षा का उचित बल्कि हमारे बच्चों का शिक्षा नाश, स्कूल बंद करके फीस वसूलवाते हैं और बैन का फीस भी चार्ज लेते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी अब आंदोलन कर रहे हैं, ये अपना वीडियो बना करके कह रहे हैं मेरे अभिभावकों का शोषण होता है। हमें पढ़ाई में कोरोना बहुत ही चालाक है, इस सरकार से भी चालाक है, सरकार चालाक है या कोरोना चालाक है, बच्चे अब कह रहे हैं। ये हम लोगों को कहने का मतलब नारा कामयाब होगा और आने वाले वक्त में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जो भविष्य का फ्यूचर प्लानिंग है, जो प्लानिंग है वो भी हम बता देना चाहते हैं। 16 अगस्त के बाद हम 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में तहसील स्तर का जन आक्रोश रोड रैली प्रदर्शन करके किसानों में चेतना 75 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं उसमें जो संपूर्ण तहसील है उस तहसील पर जाएंगे। हमारा उत्तर प्रदेश में नेटवर्क, भौगोलिक नेटवर्क कंप्लीट है। तो हम ये जन आक्रोश रोड रैली प्रदर्शन 6वें चरण का करेंगे और फिर हम 31 अक्टूबर 2021 को जो बारडोली आंदोलन के किसान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी जन्म जयंती है 31 अक्टूबर को। उनके जन्म जयंती के अवसर से हम किसान बचाओ, देश बचाओ, काले कानून हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ का राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा हम निकालेंगे। ये 31 अक्टूबर 2021 से और ये निरंतर चलेगा 10 दिसंबर 2021 तक। 10 दिसंबर 2021 तक चलेगा। 11 दिसंबर 2021 को बस्ती मुंडेरवा जहां किसान 3 किसानों को गोली मार करके वहां दफनाया गया है, उनके शहादत दिवस पर ये समापन दिवस का माल्यार्पण के बाद बहुत बड़ा सभा होगा और दूसरे दिन राष्ट्रीय किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन बस्ती में होगा। पूरे देश से किसान आएंगे बड़े पैमाने पर और उत्तर प्रदेश में हम ये किसानों को लामबंद करके ये भाजपा सरकार के ये तांबूत में कील ठोक करके निस्नाबूद करने का प्लानिंग हमारा है। यानी ये हमारा दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद भी हम ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, नए पंचायत पर जाएंगे, बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान है। जी बिल्कुल, ये चुनाव जो है यानी 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी को ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों को इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सामाजिक मुद्दे जैसे थे वही है, किसानों की समस्याएं जैसे थी वही है और राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने भी अब कमर कस ली है, वो भी बीजेपी को हराने के लिए। और जो पार्टियां, जो राजनीतिक दल किसानों के मुद्दे नहीं उठाते या उन समस्याओं का समाधान करने के लिए काम नहीं करते, उनको भी वो आने वाले समय में सबक सिखाने के लिए तैयार है और पूरा प्लान बनाकर वो काम कर रहे हैं। केवल संयुक्त किसान मोर्चा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा भी पूरे ताकत के साथ भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए 2022 में और 2024 में केंद्र में रोकने के लिए काम कर रहा है, अपना जोर लगा रहा है। अब देखते हैं उनका ये काम कितना सफल होता है और बीजेपी इसको कैसे मुकाबला करती है। ये चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। राम सुब्रेश वर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा, इनका हम MNTV की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। कुमार काले सर का भी आभार व्यक्त करते हैं। और ये किसान आंदोलन जो है वो पिछले 8 महीने से चल रहा है। जब ये शुरू हुआ था तब कहा जा रहा था कि 3 महीने ये आंदोलन चलेगा, उसके बाद राकेश टिकैत इन्होंने कहा कि ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। अब उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कानून वापस नहीं लेती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, फिर चाहे हमें 2024 तक सरकार के साथ टकराव ही क्यों न करना पड़े। तो ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे जैसे जैसे मामले सामने आएंगे, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे बहुत सारे अपडेट्स आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल हम चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। इन दोनों मान्यवरों का आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया। और इसके बारे में आपका अगर कुछ कहना है तो वो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर भेज दीजिए।